तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज शनिवार था, तो शनिवार का प्रैक्टिस का मैं सॉल्यूशन लेके आप लोग के बीच आया हूँ। जो भी लोग देख रहे हैं, थोड़ा लाइक शेयर करते रहें। आज बात करूँ तो आज बड़ा अच्छा कंपटीशन था। टोटल 400 प्लस लोगों ने यहाँ पे आज फाइट किया। बड़ा अच्छा लगा आज का कंपटीशन देख के। हमारा जो टॉपर रहा था, टॉपर हमारा 91 रहा था। टॉपर बच्चा हमारा 91 रहा था। 91 एक ही लड़का नहीं रहा था, बल्कि दो लड़के रहे थे। 91 पे हमारा टॉपर टाई रहा था। तो कंपटीशन देखेगा, अपना भी स्कोर लगाएगा धीरे धीरे। जो भी लोग दूर दराज से देख रहे हैं, देखिए देहरादून में कैसा आप लोग का कंपटीशन चल रहा है। बाकी एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो भी लोग शिखर एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, अगर बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो दिन का 10 बजे का बैच शुरू हुआ, फाउंडेशन बैच है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस बैच में जुड़ना चाहें तो प्रैक्टिस बैच हम पे शाम के 4 बजे का स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो बैच चल रहा है, शाम के 4 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा पढ़िएगा। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आनंद जो शब्द होता है, आनंद शब्द का जो उचित पर्यायवाची शब्द होता है हम पे, वो क्या होता है हमारा, आपको पता, मोद। मोद के साथ साथ आपको क्या आना था, हर्ष। दोनों किसके होते हैं, हमारे आनंद के होते हैं। खुशी भी किसका होता है, आनंदी का होता है। ऐसे ही आप पे एक शब्द आता है, शार्दुल। शार्दुल, केहरी, केसरी, मृगराज, किसके होते हैं सब, ये होते हैं हमारे सब शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, साथ साथ आपने देखा, अगर मैं इसी हर्ष का विलोम की बात करूं ना, तो हर्ष का विलोम, ये तो आप क्या कहते थे, हर्ष का विलोम क्या होता हमारा, यहाँ पे हर्ष का विलोम भी याद रखना। हर्ष का विलोम जो हम पे जाएगा वो क्या होगा, हम पे शोक होगा। ठीक है, सीधा सीधा चलना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, बांगरू किस उपभाषा की बोली है। बांगरू, ये बांगरू का ही तो दूसरा नाम हम पे मिलता। हरियाणवी भाषा बोली जाती है। हरियाणवी भाषा हमारी किस शाखा से निकली है। हमारी हरियाणी भाषा हमें पता है, अपभ्रंश हरियाणी भाषा का जो मिलता है वो शौरसेनी अपभ्रंश मिलता है। शौरसेनी की पश्चिमी शाखा से हमारी कौन सी निकली, हरियाणी भाषा निकली है। हरियाणी के साथ साथ मैंने 4 भाषाएं और देखी थी पश्चिमी शाखा से। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने पूर्वी हिंदी से देखा, तो पूर्वी हिंदी से आपको पता है कौन कौन सी, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किससे निकलती है, पूर्वी हिंदी से निकलती है। अगर मैं बिहारी की बात करूं, बिहारी से क्या क्या निकलते हैं हमारा, बिहारी से मागधी निकलती है हमारी, भोजपुरिया निकलती है। ठीक है, अगर पश्चिमी हिंदी की देखूं तो पश्चिमी हिंदी से आपने ब्रज देखा था, राजस्थानी देखा था, साथ साथ आपने बुंदेली देखा था। ठीक है, अब ठीक है, ये था। पहाड़ी से देखूं तो पहाड़ी से खस प्रवाहित हमारी पहाड़ी मानी जाती है। पहाड़ी से जो भाषाएं निकली है, साथ इसमें दिखना गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी किससे निकली, हमारी पहाड़ी भाषा से निकली है। ठीक है, सीधा चलेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचिता किसकी है। तुलसीदास की जो रचयिता है विनय पत्रिका, किस भाषा में रचित है, हमें बताना था। वीडियो में डिट्टो क्वेश्चन आए था ये इस बार के, तो देखना। तो तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका लिखी है, ये किस भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी है। ऑप्शन ए ब्रज भाषा हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। इसके साथ साथ इनकी अवधि में, तुलसीदास ने अवधि भाषा में क्या लिखा है, तो रामचरित मानस जो तुलसीदास का मिलता है वो किस में मिलता है, हमारा अवधि भाषा में मिलता है। रामचरित मानस हुआ। ठीक है, और तुलसीदास की रचनाएं देखना, तो तुलसीदास की रचनाओं में मैंने देखा कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, ठीक है, विनय पत्रिका, सब तुलसीदास की मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य अर्थ के आधार पर कैसा है। मैंने देखा, पहले वाक्य देखना, तो वाक्य को मैंने बताया था, वाक्य अर्थ के आधार पर हमारे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। इन्हीं वाक्यों में मैंने बताया था, क्या कह रहा, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। नहीं ली मतलब सीधा सीधा कैसा वाक्य जा रहा है, निषेधात्मक वाक्य जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होना था। ठीक है, नहीं का जहां पे इस्तेमाल हो रहा, तो निषेधात्मक, नकारात्मक जो वाक्य होते हैं वहां पे हमारा सीधा सीधा निषेधात्मक आता है। अगर मैं कहूं आज्ञावाचक, आज्ञावाचक मतलब क्या होता है, जहां पे आज्ञा दी जाती है। ठीक है, आज्ञा आप किसी को दे रहे, आपने कहा चुप रहो, तो वहां पे आप क्या दे रहे, आज्ञा देते ना किसी को, आइए अंदर आइए, तो वहां पे क्या आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, प्रश्न में जहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा, इच्छा में आपकी जहां पे इच्छा के बारे में बात की जाएगी, वहां पे इच्छावाचक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य में मेरे को बताना था, यदि दवा लोगे
यदि दवा लोगे, प्रधान वाक्य उपवाक्य है तो बुखार कम हो जाएगा। उस पर क्या आश्रित वाक्य है, जहां पे एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, वहां पे कौन सा वाक्य होता है हमारा, मिश्र वाक्य हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। संयुक्त वाक्य की बात करूं मैं, संयुक्त वाक्य वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे दो प्रधान उपवाक्य होते, दो प्रधान वाक्य होते हैं जो किसके, संयोजक, वियोजक या विभाजक। मैं संयोजक जैसे कि मैं कहूं और, एवं, किंतु, परंतु, इनसे जो जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य हमारे कहलाते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, सरल वाक्य की बात करूं मैं, जहां पे एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, वो सीधा सीधा हमारे किस में जाते हैं, सरल वाक्य में जाते हैं। ठीक है, बढ़िया, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण मुझे पता है 4 प्रकार के होता है। अगर मैंने परिणामवाचक क्रिया विशेषण डालना तो भाई मैट्रिक जाता, मैं क्या परिणाम क्या कितना का क्वेश्चन बनाता हूं, और कितना क्वेश्चन बना के इसका आंसर मिलता ना कितने का, तो मेरे को पता हो परिणामवाचक। वह बहुत थक गया, ऑप्शन ए देखना, वह बहुत थक गया। वह कितना थका, तो बहुत थक गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हमारा, तो परिणामवाचक, जहां पे कितने से मैं क्वेश्चन बना रहा और कितने का मेरे को आंसर मिल रहा, तो भाई साहब मैं सीधा सीधा जाऊंगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण के साथ। ठीक है, वह अभी अभी बैठा, अभी अभी क्या हमें समय का बोध करा रहा, तो अभी अभी हमारा क्या कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अगर वह देखना, वह घर के अंदर बैठा, कहाँ बैठा है, घर के अंदर बैठा, तो कहाँ अंदर क्या स्थान का बोध करा रहा, तो कैसा कैसा विशेषण है, स्थानवाचक विशेषण है। ठीक है, वह सब भली भांति जानता है, वह कैसे जानता है, तो भली भांति जानता है। भली भांति मतलब सीधा सीधा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के ये बात कर रहा था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या था, इसमें बिल्कुल सही था। ठीक है, बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध होगी। हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना था। देखना, शब्दों की कर्मिकता को ही वर्तनी कहते हैं। एक चक्कर 2018 का निशा एक में क्वेश्चन आया था कि शब्दों की कर्मिकता को क्या कहते हैं, तो वहां पे आपको वाक्य था, वर्तनी था, सीधा सीधा एनसीईआरटी से डायरेक्ट परिभाषा पूछी गई थी। आपको अगली बार याद रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वाक्यों की कर्मिकता को क्या कहते हैं, तो वहां पे आपको वहां पे वर्तनी याद रखना। तो इनमें से जो वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध किसकी है, लालायित हमारी शुद्ध है। अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो भाग्यमान नहीं होके भाग्यवान होना था। भाग्यवान बिल्कुल सही आंसर बनना था ऑप्शन ए का। अगर आप रामायण जा रहे हैं तो रामायण, ऑप्शन बी हमारा रामायण बिल्कुल सुन। वाल्मीकि, वाल्मीकि होना था हमारा। ठीक है, वाल्मीकि, सॉरी, वाल्मीकि हमारा होना था। अगर आप पे प्रज्वल आता, मैंने परसों प्रज्वल बताया था आपको, आदत जो वल प्रज्वल, अगर उज्जवल की बात आती ना, तो उज्जवल में हमारे दोनों जो क्या होता है, हमारे आधे होते हैं। जैसे उज्जवल में इस प्रकार से लिखता उज्जवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या था। प्रेमचंद हमारे देखा, तो मैंने देखा था प्रेमचंद हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा में भी लिखते थे। उर्दू भाषा में जो उनका रचना मिलती है बंजारे, वो किसका रूपांतरण है, तो आपको देख रहा है सेवा सदन, सेवा सदनी का जो रूप मिलता है वो किस उर्दू में किस रूप से मिलता है, बाजारे हुस्न से मिलता है। प्रेमचंद की बात बताऊं, प्रेमचंद कथा सम्राट प्रेमचंद माने जाते हैं। इनकी रचनाएं देखा तो हमने क्या क्या देखा था, रंगभूमि देखा था, गबन देखा था, गोदान देखा था, एक इनकी मानसरोवर आती कथा, इनकी क्या आती, मानसरोवर कथा आती इनकी। 8 खंडों में हमारा मानसरोवर, साथ साथ करबला, संग्राम, प्रेम की बेटी, इनके 3 नाटक हम पे मिलते हैं, करबला, संग्राम और प्रेम की बेटी। ठीक है, हंस, मर्यादा, जागरण, इनकी क्या मिलते हैं हम पे, पत्रिकाएं मिलती 3। ठीक है, सीधा सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, जिस काव्य पंक्ति का प्रयुक्त किसी एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ में हो, उस पंक्ति में अलंकार कौन सा होता है। परिभाषा पढ़िएगा पहले, परिभाषा में क्या कह रहा है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही वाक्य का अर्थ एक से अधिक बार हो, या मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूं, जहां पे एक से अधिक अर्थ चिपके हो, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हो, तो वहां पे आप किसके साथ जाओगे, वहां पे आप श्लेष अलंकार के साथ जाओगे। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून, वहां पे मोती मानस चून, एक ही शब्द के पानी के 3 अर्थ मिलते हैं। मोती के लिए क्या होता है, पानी, क्या चमक आता। मोती, मानुष के लिए पानी क्या होता है, इज्जत के समान होता है। और चून यानी आटा के लिए पानी क्या होता है, केवल गूंदने के लिए होता है। तो ठीक है, वहां जहां पे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हो, वहां पे क्या होता है हमारा
श्लेष अलंकार होता है। अगर रूपक अलंकार की बात करूं मैं, तो उपमेय में जहां पे उपमान की तुलना की, उपमेय में जहां पे उपमान का अभेद आरोप लगाया जाता है, उपमेय में जहां पे उपमान का अभेद आरोप लगाया जाता है, वहां पे हमारा रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, वहां पे अलंकार का होना था हमारा रूपक अलंकार होना था। ठीक है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में याद रखना आप, शब्दों की आवर्ती बार बार नहीं होती, बल्कि वर्णों की आवर्ती कहां बार बार होती। वर्णों की आवर्ती जहां पे बार बार होगी, वहां पे क्या अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। अगला देखना, अगला कुछ क्या कह रहा हम पे, यमक अलंकार, जहां पे शब्दों की आवर्ती तो बार बार होती है, लेकिन दोनों बार अर्थ भिन्न होते हैं, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, सीधा सीधा बेसिक्स है, किस में जाता है, यमक अलंकार में जाता है। इसके साथ साथ आपने एक चीज पढ़ा होगा जो आप प्राइमरी स्तर से पढ़ कर रहे, एक आपने यमक अलंकार का अच्छा सा उदाहरण रटा होगा, वो था हमारे कनक कनक ते सौगुनी। वो भी किसका उदाहरण मिलता है हम पे, यमक अलंकार का मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया। संविधान का अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित क्या संबंधित निर्देश किस में दिए गए, तो आर्टिकल 351 में दिए गए। इसके साथ साथ हिंदी संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, किसमें, आर्टिकल 343। ठीक है। राजभाषा आयोग 344 में कहा गया। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की भाषा 348 में किसका उल्लेख किया गया, उच्चतम न्यायालय की जो भाषा होगी वो क्या होगी, उसमें उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, साथ साथ हमारे जो एक्ट आएंगे उनकी भाषा भी जो होगी, उसके बारे में किसमें 348 में उल्लेख किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसने छल से पराजित किया। इसमें छल से, अंडरलाइन हमारा क्या था, छल। ठीक है। अंडरलाइन जो शब्द था हमारा वो क्या था, हमारा छल था। तो मुझे बताना था क्या कह रहा, उसने छल से, छल, छल वहां पे क्या है, किसके लिए इस्तेमाल होगा, तो उसने छल से। जब मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मैंने आंखों से, तो वहां पे आंख क्या है हमारी, एक साधन के रूप में है ना, तो वैसे ही यहाँ पे छल क्या है हमारा, एक साधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है ना। छल उसने एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए उसने छल से, तो सीधा सीधा किसके साथ जाना था, करण कारक के साथ जाना था। मैं मार्कर से लिखता हूं, ये है ना, मैं लाइट पेन से लिखता हूं, मार्कर तो ब्लैक बोर्ड में होगा, ये व्हाइट बोर्ड में होगा, अब तो डिजिटल बोर्ड में हम लाइट पेन से लिखते हैं, ये लाइट पेन है। तो मैंने कहा जब मैं लाइट पेन से लिखता हूं, तो लाइट पेन यहाँ पे क्या, एक साधन है। मैं कुल्हाड़ी से पेड़ काटता हूं, वहां पे कुल्हाड़ी क्या, एक साधन है, तो सीधे से हमारा किसके साथ, करण कारक के साथ जाता। अपादान कारक दिख रहा आपको, अपादान कारक, जहां पे अलगाव का भेद आता, जैसे मैंने कहता हिमालय से गंगा निकलती है, तो वहां पे अलगाव का भाव आता है, तो वहां पे सीधे सीधा अपादान कारक आता है। या जहां पे तुलना होती है, मैंने कहा गंगा यमुना से लंबी है, तो वहां पे भी हमारा कौन सा कारक, अपादान कारक। या जहां पे घृणा का भाव आए या डर का भाव है, मैंने कहा मैं कुत्ते से डर गया, डरने का भाव आ गया, तो वहां पे भी सीधे सीधा अपादान कारक। या सीखने का भाव आ गया, मैं कहा मैंने तुक्के मारने की ट्रिक सीखी, मैंने आपसे तुक्के मारने की ट्रिक सीखी, तो सीखने का भाव आ रहा, तो वहां पे भी कौन सा कारक, अपादान कारक होता है। ठीक है। बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी में भाषा में प्रचलित नहीं है। ठीक है। हमें बताना था किस एक चीज का हम पे जो लिंग परिवर्तन था वो हिंदी भाषा में नहीं होता। ठीक है। आपने कहा चाचा, चाचा, मैं कहा चाचा, चाचा का चाची, चाचा का लिंग परिवर्तन करोगे तो आप क्या होगा, चाची होगा। अगर बहन है आप पे, तो बहन का आप क्या बना देंगे, भाई बना दोगे। ठीक है। कोयल, कोयल का नहीं आप पे, कोयल हमारा क्या होता है, कोयल का हम लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था, हम कोयल का यहाँ पे लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने लिंग की दृष्टि से कहता है कई चीजें हमारी क्या नित्य स्त्रीलिंग होती है, कई चीज जैसे उसमें हमारे क्या कोयल, कोयल भी हमारी क्या नित्य स्त्रीलिंग है, जो हमेशा क्या स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होती है। अगर मैं कोयल का बनाना चाहूं तो मैं कोयला नहीं बनाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, नर कोयल। ठीक है। इसका जो मैं पुल्लिंग बनाने के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, नर कोयल बनाएगा। ठीक है। बाकी देखना, अगर भैंसा, भैंस का क्या होता है, भैंसा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भगवत गीता में कौन सी संधि होगी, भगवत गीता में हमारी संधि कौन सी होनी थी, तो आपको ऑप्शन डी दिख रहा, भगवत तो हलंत के साथ गीता, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होना था। संधि हमारी यहाँ पे क्या होनी थी, विसर्ग संधि, संधि क्या होनी थी हमारी, विसर्ग संधि। ठीक है। बिल्कुल सही था। ऐसे आप पे एक आता स्वागत,
आपने बड़ी बहुत बार देखा स्वागत में संधि कौन सी होगी, तो आप सीधा सीधा कह देते हैं सु प्लस आगत, सु प्लस आगत कह देते हैं। ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा तो वो में बदल जाता है। तो स्वागत किस संधि में होता हमारा, तो यर्ण संधि हमारा बनना था। आपने देखा एक महर्षि, महर्षि आपने कहा महा प्लस ऋषि, औ के बाद री आ रहा अर हो रहा, तो आप सीधे सीधे किसके साथ जाते, गुण संधि के साथ आप यहाँ पे जाते। ठीक है, संधियां तो बहुत करार की मैंने प्रैक्टिस सेटों में, थोड़ा फटक से चलेंगे आज, थोड़ा जल्दी में देखेंगे, तबियत भी थोड़ा उतनी सही नहीं है, थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में आज निपटा दूं, अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सही युग्म का, सही युग्म की पहचान कीजिएगा, हमें सही युग्म पहचानना था, इनमें से कौन सा हमारा सही युग्म होगा। ठीक है, काले और टोपी, काले और टोपी हमारा युग्मक तो मिल नहीं रहा। सुनहरी और पत्ता, सुनहरी पत्ता भी नहीं, दुबला पतला लड़का, हाँ उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया होता ना कि उड़ता हुआ चिड़िया होता, सुनहरा पत्ता नहीं होता, सुनहरी पत्ती होती है। ठीक है, काले काले टोपी, काली टोपी होती है, हमारे काले नहीं होते हैं। जो लड़का बनने का हमारा तो क्या बनेगा, दुबला पतला लड़का। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था, दुबला अगर काले नहीं होने थी बल्कि यहाँ पे क्या होनी थी, काली टोपी होनी थी, तब हमारा युग्मक होता। सुनहरा पत्ता नहीं होना था, सुनहरी पत्ती होता तो हमारा सही बनता। उड़ता पक्षी नहीं होना था बल्कि क्या लिंग के हिसाब से उड़ती पक्षी होना था। ठीक है, ऑप्शन बी सी हमारा बिल्कुल सही था। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे क्या कहता, द्विज शब्द का अनेकार्थक शब्द होगा। मैंने देखा था द्विज एक अनेकार्थक शब्द है जो अनेक रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पता है द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, द्विज मतलब दांत होता है, द्विज मतलब पक्षी भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। अनेकार्थक शब्द जिसके अनेक शब्दों में अनेक बार यूज किया जाता है। जैसे मैंने सारंग देखा था, आपने एक शब्द देखा, बहुत से जगह आपने देखा होगा सारंग। सारंग अनेक जगह अलग अलग पर्यायवाची शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने सारंग देखा था, तो सारंग मैंने एक देखा सांप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है सारंग, एक हिरण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कौन, सारंगी। तो सारंग के अलग अलग चीजों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो सारंग हमारा कैसा अनेकार्थी शब्द मिलता है। ठीक है, बढ़िया, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन कीजिएगा। नई जमीन तोड़ना का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, एक अनूठा प्रयोग करना। ऑप्शन सी दिख रहा आपको, एक अनूठा प्रयोग करने के लिए क्या होता है, एक नई जमीन तोड़ना होता है। ठीक है, श्री गणेश करना, आपको एक चीज दिख रहा, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, जब आप कोई काम शुरुआत करते तो आप नहीं कहते सबसे पहले गणेश की पूजा करते, तो वही चीज होता है, किसी चीज की शुरुआत करना हमारे लिए क्या होता था, श्री गणेश करना। अगर श्री गणेश करना का विलोम आएगा तो इति श्री, किसी चीज का समाप्ति के लिए हम क्या कह देते हैं, इति श्री करना, इति श्री। श्री गणेश का अगर उल्टा पूछ गया, कभी कभी विलोम आ गया, तो वहां पे याद रखना क्या, इति श्री होना। ठीक है, एक आता आपका त्रिशंकु होना, अगर मुहावरा ऐसा आ गया कभी, त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, त्रिशंकु होने का इस मुहावरे का जो अर्थ बनेगा, स्पष्ट ना होना। जैसा आपने देखा उत्तराखंड, उत्तराखंड में चुनाव होने थे, तो चुनाव में हमने देखा था कांग्रेस भी जीत रही थी, बीजेपी भी जीत रही थी, आम आदमी पार्टी भी जीत रही थी, और स्थिति अस्पष्ट थी, उस स्थिति को हम क्या कहते थे, त्रिशंकु होना। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सोने में सुगंध आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर नहीं भी आता तो भाई आप वैसी परिभाषा से देख ले। सोना में सुगंध, एक तो सोना है, इतना महंगा चीज है, ठीक है, उसमें भी सुगंध है, तो आप सीधे सीधे किसके साथ जा सकते हैं, सुंदर वस्तु के साथ साथ उसमें क्या होना, गुणवान होना, वो क्या होता है, सोने में सुगंध होना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे क्या कहता, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तत्सम शब्द हमारा क्या बनेगा, आपको दिख रहा, श्रृंगार। ऑप्शन सी, श्रृंगार हमारा तत्सम शब्द है, और इसी का तद्भव शब्द ऑप्शन ए देखना, श्रृंगार बनना था। ठीक है, वैसे मैंने एक चीज परसों आपको पूछा था, दक्षिण, आपको याद होगा मैंने क्लास में करार का दक्षिण शब्द, दक्षिण शब्द का तद्भव शब्द का होगा, तो आपने क्या मारा था, दाहिना। दक्षिण शब्द का जो तत्सम शब्द बनता वो क्या बनता है, दाहिना। ऐसे ही हरिद्रा, हरिद्रा, हरिद्रा का जो तद्भव शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, हल्दी।
हरिद्रा का जो तत्सम शब्द क्या बनना था, वो क्या बनना था, हल्दी बनना था। ठीक है, ऐसी एक आता निर्झर, आप पे आएगा निर्झर। निर्झर मतलब आपको याद रखना, क्या रखना, झरना। ऐसे आता अपादहस्त, एक तत्सम शब्द आएगा अपादहस्त। अ मतलब नहीं है जिसपे, पाद मतलब पैर और हस्त, इसी को हम क्या कह देते हैं, अपाहिज। इसका तद्भव रूप क्या बनेगा, अपाहिज। अपादहस्त का जो तद्भव रूप बनेगा वो बनेगा अपाहिज। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है। हमें बताना था कौन सा किस भाषा का शब्द नहीं है। तो आप पे दिख रहा पहला अफसोस और फारसी। अफसोस किस भाषा का शब्द है हमारा, तो अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही बात है। कैंची, कैंची तो तुर्की भाषा का है। कैंची तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने आबकारी का पेपर हुआ था 2021, मैंने कैंची पुर्तगाली मारा था और कैंची उस टाइम आया था और वहाँ पे मैं 0.25 से बाहर हुआ था, इसलिए कैंची बड़ी चुप थी। कैंची हुआ, बेगम हुआ, बीबी हुआ, कारतूस हुआ, साथ साथ में हमारा तोप हुआ, सुराग हुआ, घोड़ा हुआ, खच्चर हुआ, ये सब किसके मिलते हैं, तुर्की भाषा के मिलते हैं। तुर्की भाषा, ठीक है। गमला, गमला, आलपिन, आया किसके, गोदाम, पुर्तगाली भाषा के मिलते हैं। कारतूस जो हो गया, कारतूस हमारे अंग्रेजी भाषा ना होकर किसका होना था, तुर्की भाषा का होना था, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही रहता है। एक आता गुलाब, गुलाब हुआ, सितार हुआ, सरदार हुआ, हजार हुआ, शादी हुआ, किस भाषा के मिलते हैं हम पे, तो सब के सब हमारे फारसी भाषा के शब्द मिलते हैं। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत है। ऑप्शन डी दिख रहा, पहले ऑप्शन ए देखना, जिनमें भी जौ आता। आपको एक चीज तो याद रखना, मैक्सिमम चीजें जिनमें पीछे से जौ आता वो सब कमल के जाते हैं। ऑप्शन ए देखना, कमल के क्या क्या आ रहे हैं, जलज, पंकज, सरोज, तीन के तीन हमारे बिल्कुल सही है। वैसे पुष्प के देखना, तो पुष्प के कुसुम था, फूल था, सुमन था, प्रसून था। ठीक है, ये सब मिलते हैं, ऑप्शन ठीक है। सरस्वती, विद्या, विद्या को हम सरस्वती कहते हैं। गिरा, भारती, वीणा, वीणा पानी, बिल्कुल सही है सरस्वती के। ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, सूर्य, सूर्य का दिनकर मिलता है, भास्कर मिलता है। ठीक है, वो मिलता है, अंशुमाली मिलता है, सविता मिलता है, पतंग मिलता है। बल्कि दिवस, यम और वासर किसके मिलते हैं, दिन के मिलते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या था, बिल्कुल गलत था। तो ये था 20। बताइए थोड़ा कमेंट करके, आपका हिंदी में 20 में से 20 कितनों का स्कोर आया। अगर आप लोगों का हिंदी में 20 में से अगर 18 या 19 आप लोगों का सही जाते ना, तो आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप 80 वाली रो इजीली टच कर सकते हो। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता, अगर आप लोगों ने यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आप 75 से 80 के बीच जाने के। ठीक है, हिंदी जितने लोगों की हिंदी कमजोर है, अगर आप लोगों का 10-12 का स्कोर आ रहा तो थोड़ा कमजोर है हिंदी। यहाँ पे देखना तो ग्रुप सी में हमारा मैक्सिमम हिंदी मीडियम का बच्चा फाइट करता है। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना कि हिंदी में जितना सुधार हो सके उतना सुधार करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हिंदी ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ होती नहीं। आप 10 से 15 दिन में हिंदी में अच्छा स्कोर कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सर्वप्रथम उत्तराखंड में पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय किसे जाता है। उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम प्राकृतिक खोज हुई थी पुरातत्विक चीजों की, वो हुई थी 1856 में। हेनवुड साहब ने की थी। देवधुरा की, जो देवधुरा की संस्कृति खोजी थी वो किसने खोजी थी, हेनवुड साहब ने खोजी थी। और इसी के 100 साल बाद 1956 में हमारे शिव प्रसाद डबराल जी खोज देते हैं मलारी सभ्यता की खोज। ठीक है, रिवर्ट कार्नक्स आप देखें तो द्वारहाट के जो चंद्रेश्वर देवालय से कपमार्क्स खोजे थे 1877 में, वो किसने खोजे थे, रिवेट कार्नक्स साहब ने खोजे थे। यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल का आपको पता है, कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र में जितने भी उत्खनन काम हुए वो यशोधर मठपाली के नाम आते, चाहे पेटसाल हो, फड़का नौली हो, ये सब में उत्खनन में किसका नाम आता है, तो यशोधर मठपाल का नाम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आदि पर्व के अनुसार अर्जुन और उल्लूपी का विवाह संस्कार कहाँ पे हुआ था। आदि पर्व के अनुसार जो अर्जुन और उल्लूपी का विवाह संस्कार हुआ था, ये हरिद्वार के पास में हुआ था। हरिद्वार या हरिद्वार मैं कहूँ, इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है, सेतु नगर, गंगाद्वार, कनखल, मायापुरी। ठीक है, इसी को जाना जाता है हरिद्वार को। अगर मैं बात करूँ कलकूट, कलकूट किसका प्राचीन नाम था, तो कलकूट हमारा क्या, कालसी,
कालसी का जो प्राचीन नाम मिलता है कलकोट मिलता है। इसी कालसी में मैंने देखा था अशोक का एक अभिलेख मिलता है जो मौर्य वंश की यहाँ पे क्या देता है, जानकारी देता है। लाक्षागृह या लाखा मंडल या मड के नाम से जाना जाता है। 1,00,000 जहाँ पे शिवलिंग माने जाते हैं वो लाखा मंडल देहरादून में पड़ता है। बड़ा अच्छा अच्छा दरअसल है, रानी ईश्वरा का अभिलेख मिला है इसी लाखा मंडल से, जो यादव वंश की यहाँ पे क्या देता है, जानकारी देता है। सुबाहुपुर देखा था महाभारत काल में मैंने, राजा सुबाहु देखा था, जो कहाँ का राजा था, तो वो श्रीनगर का राजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, अमोदभूति शासक था। मैंने देखा था कुनिंद, उत्तराखंड में कुनिंद रहे थे। कुनिंद सिखों से हमें कुनिंद वंश की जानकारी मिलती है, और इसी कुनिंद में मैंने देखा था अमोदभूति। जो इनका सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, अमोदभूति था। इसी के नाम पे यहाँ पे सिक्के मिलते हैं, जिससे हम मानते हैं कि अमोदभूति कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक रहा होगा। पाल, आपने देखा था उत्तराखंड में पाल आक्रमण भी हुए थे। हमने देखा था त्रिभुवन राज में बंगाल के पालों ने आक्रमण किया था, और कत्यूरी के जो हमारा घर पर देव शाखा थी उसको खत्म करके यहाँ पे क्या पाल लोगों ने किसे बैठाया था, निम्बर देव को बैठाया था। तभी तो हम कहते हैं निम्बर और पालों के मध्य क्या हुई थी, संधि हुई थी। ठीक है, योधे वंश की जानकारी हमें, ये देहरादून का लाखा मंडल वाला क्षेत्र है, यादव या योधे वंश की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। कुषाण वंश के मैंने कुछ सिक्के देखे थे। जब हमारे इस क्षेत्र में पर्यटक क्षेत्र में मैंने देखा था शक लोग आना शुरू हुए, तो मैदानी क्षेत्रों में पर्यटकों के साथ साथ शक कुषाण जनजाति आनी शुरू हुए। मैंने कुषाणों की अनेक मुद्राएं जैसे देखी थी, जैसे मैंने ये मुनि की रेती से मैंने कनिष्क की, और कनिष्क नहीं हुइस्क की 44 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं देखी थी। फिर मैंने नानकमत्ता से देखी, साथ साथ मैंने काशीपुर से देखी, वो भी किसके कालीन, कुषाण कालीन मुद्राएं मिलती है। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे, कत्यूरी राजवंश में कौन सी सेना नहीं थी। कत्यूरी राजवंश में मैंने देखा तो 4 सेनाएं यहाँ पे कत्यूरी राजवंश में मिलती। एक पैदल सेना थी, एक इनके अश्व सेना थी, एक गज थे। आप अगर जोग्राफिकल कंडीशन देखें तो मुझे पता है जोशीमठ में गज कभी जा नहीं सकते, उष्ट कभी रह नहीं सकते, लेकिन हमारे राइटरों ने लिखा तो हमारी क्या थी, पैदल हो गया, अश्व हो गया, गज हो गया, और उष्ण हो गया, यानी ऊंट सेना हो गई। तो जो नहीं था तो नरपति नहीं था। नरपति हमारा नदी पुलों पे जो कर लेने वाला अधिकारी होता था वो नरपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अस्कोट के रजवार किस वंश की एक शाखा के अधीन थे। अस्कोट जो शाखा थी हमारी, मैंने देखा था कत्यूरी। कत्यूरियों का जब पतन हुआ तो कत्यूरी अनेक क्षेत्रों में गए। ठीक है, मैंने देखा कत्यूर घाटी गए, पाली पछाऊ शाखा देखी थी, मैंने चंपावत वाली शाखा देखी थी, मैंने काली कुमाऊं वाली कत्यूरियों की शाखा देखी थी, मैंने अस्कोट वाली शाखा देखी। तो कत्यूरियों के पतन के बाद कत्यूरियों की अनेक शाखाएं बनी, उसी शाखा में से एक अस्कोट शाखा बनी। ठीक है, जहां पे किस वंश का राज था, तो यहाँ पे पाल वंश का शासन था अस्कोट शाखा में। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, गढ़वाल की रानी तीलू रौतेली के समकालीन कौन सा चंद शासक था। गढ़वाल में मैंने देखा तो तीलू रौतेली थी। तीलू रौतेली को जो समकालीन था वो कौन था, बाज बहादुर चंद था। बाज बहादुर चंद के टाइम पीरियड में आपने देखा तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया था, यहाँ पे कत्यूरियों का दमन किया था और कत्यूरियों को यहाँ से भगाया था। बाद में कत्यूरी यहाँ से भाग के कहाँ पे, तीलू रौतेली के पिता रहते भूप सिंह गोला, वहाँ पे जाते और उनकी हत्या कर देते। बाद में इन्हीं कत्यूरियों का दमन कौन करते, तीलू रौतेली करते। तो किसके समकालीन थी, तो भारतीय बाज बहादुर चंद के समकालीन थे। अगर मैं तिरमल चंद की बात करूं तो तिरमल चंद पहले गढ़वाल के शासक के यहाँ रहा था, बाद में गढ़वाल का शासक महिपति शाही इसे राजा बनाता है। ठीक है, बढ़िए सीधे सीधे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, टिहरी में तीसरा भूमि बंदोबस्त किसने कराया था। टिहरी रियासत देखना, या टिहरी रियासत की बात कर रहा है। टिहरी रियासत में जो भूमि बंदोबस्त हुए थे वो अलग अलग टाइम पीरियड पे हुए थे। पहला मैंने 1824 में देखा था, जब यहाँ पे 1823 में देखा था, जब हमारा 80 साल बंदोबस्त हो रहा था, तो उस टाइम सुदर्शन शाह भी कौन सा बंदोबस्त करा देते हैं, टिहरी रियासत का पहला बंदोबस्त करा देते हैं। फिर भवानी शाह रेमजे के साथ अठूर बंदोबस्त कराते हैं। फिर मैंने देखा था प्रताप शाह 1874 में यहाँ पे एक पैमाइश लेकर आते हैं, झूला पैमाइश या झूला बंदोबस्त के रूप में। यही टिहरी रियासत का तीसरा बंदोबस्त रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, 28वां क्वेश्चन देखना। मरोकर गोरखाओं द्वारा, जो मरोकर था गोरखाओं द्वारा किस पे लिया जाता था, मरोकर गोरखाओं द्वारा लिया जाता था। ये किस पे लिया जाता था, तो ये पुत्रहीन व्यक्तियों पे जो लिया जाता था वो मरोकर लिया जाता है। ऐसे ही आपने देखा टिहरी रियासत में भी एक ऐसा था जो पुत्रहीनों पे लिया जाता था, वो एक प्रथा थी, वो थी ओताली प्रथा। ओताली प्रथा
जिसके कोई पुत्र नहीं होते थे उसे औता कहते थे, और उसी की संपत्ति बाद में सरकारी संपत्ति मानी जाती थी, वो औतेली प्रथा थी। गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पे एक कर लिया जाता था, इसे कौन सा कर कहा जाता था? कुशई कर लिया जाता था। 1796 में पहली बार बमसा ने ब्राह्मणों पे कौन सा कर लगाया था? तो कुशई कर लगाया था। ठीक है, संपत्ति को छुपाने पे कौन सा कर लगाया जाता था? रहता कर लिया जाता, सॉरी बहता कर लिया जाता। और गांव छोड़ने वालों पे कौन सा कर लिया जाता था? रहता कर लिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा? 1858 में नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किस पादरी द्वारा की गई? नैनीताल में जो हमारा मेथोडिस्ट चर्च बना था वो किसके द्वारा बना था? विलियम बटलर के द्वारा हमारा क्या 1858 में नैनीताल में पहला मेथोडिस्ट चर्च बना था। ठीक है, आपको क्ले दिख रहा? क्ले जो देहरादून हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग और हमारा टनकपुर से बागेश्वर की जो रेल लाइन का सर्वे किया था 1919 से 1921 के मध्य, ये किसने किया था? हमारा क्ले साहब थे। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? रियासत टिहरी किस प्रकार का पत्र था? रियासत ए टिहरी हमारा एक पाक्षिक पत्र था। पाक्षिक मतलब जो 15 दिनों में एक पत्र आता उसे पाक्षिक पत्र कहता है। रियासत टिहरी टिहरी दरबार का एक पत्र था, किसके टाइम पे? 1901-2 के आसपास निकला था, कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे ये निकला था रियासत टिहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन सा दर्रा उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? उत्तरकाशी में मैंने देखा था बाली दर्रा। बाली दर्रा हमारा कहाँ पे पड़ता? उत्तरकाशी में हमारा बाली दर्रा भी पड़ता, बरासु दर्रा भी उत्तरकाशी में पड़ता, संग चोकला दर्रा भी हमारा उत्तरकाशी में पड़ता, साथ साथ मैंने मुलिंगला दर्रा देखा था, मैंने नेलंग दर्रा देखा था, सबके सब हमारे उत्तरकाशी में पड़ता है। ओडनकॉल दर्रा जो पड़ता हमारा, ये पड़ता हमारा टिहरी में पड़ता है, ये मसूरी वाला क्षेत्र में हमारा ओडनकॉल दर्रा पड़ता है। ठीक है, बढ़ना अगले क्वेश्चन पे क्या कहता? निम्न में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला? हमारा जो पद्म भूषण पुरस्कार था घनानंद पांडे 69 में पढ़ता था, राजकुमार पिचौरी को मिला, जनरल बिपिन रावत को तो अभी हाल ही में मिला। जो नहीं मिला तो किसे? जीबी पंत को पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि जीबी पंत को सबसे बड़ा रत्न मिला है, भारत रत्न। 1957 में जीबी पंत को भारत रत्न मिला, और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति भी कौन से? उत्तराखंड के, और अभी भी एक ही मात्र व्यक्ति को भारत रत्न मिला उत्तराखंड से, वो है हमारे जीबी पंत जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा हम पे? मुख्यमंत्री धामी द्वारा उत्तराखंड के मंदिरों से संबंधित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील द टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया गया। यह किसके द्वारा लिखी गई? अभी हाल ही में यह पुस्तक लिखी गई है, और किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो आपको याद रखना, आराधना जौहरी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, आपको ऑप्शन बी दिख रहा, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने आजादी के अमृत महोत्सव पे एक पुस्तक निकाली थी, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट के नाम से जो पुस्तक निकली थी वो किसकी थी? रस्किन बॉन्ड की थी। बढ़िए सीधा फटक अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा? ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की अंतरिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य के किस जिले में सबसे कम स्थायी पलायन हुआ? या तो क्वेश्चन इस भाषा में आ सकता है, या हम इस क्वेश्चन को इस भाषा में भी तो समझ सकते हैं। हमारा जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अभी कहाँ चल रहा? हमारा उधम सिंह नगर में चल रहा है ना। ज़्यादातर लोग उधम सिंह नगर तराई जिले में निवास करने के लिए सोच रहे हैं, या मूवमेंट जो हमारा पलायन कर रहे हैं वो तराई जिले में कर रहे हैं। तो हमारी पलायन रिपोर्ट ने यहाँ पे ये कहा था। ठीक है, पलायन रिपोर्ट ने अभी कहा कि 230 लोग पर दिन क्या हो गए? पहाड़ छोड़ रहे हैं। पहाड़ हमारा पलायन उत्तराखंड की एक मेन समस्या बन गई है। पलायन आयोग देखना तो 2017 में उत्तराखंड का पलायन आयोग बना था। ठीक है, पलायन आयोग बना, और पलायन आयोग को भी पलायन करना पड़ा पहाड़ से। अब पलायन आयोग पलायन करके कहाँ पे आ गया? देहरादून आ गया। ठीक है, अब पलायन आयोग का नाम चेंज करके हमने कहा पलायन एवं निवारण आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वेस्ट प्लास्टिक से निर्मित ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पे बनाया जा रहा है? अभी देखना, जो हमारा वेस्ट प्लास्टिक था इससे हमारा एक रनिंग ट्रैक बनने जा रहा है, और ये ट्रैक कहाँ पे बन रहा? हमारा गढ़ी कैंट, जहाँ पे आर्मी की भर्तियां होती ना, आप लोगों में से कई लोगों ने दी होगी गढ़ी कैंट, महिंद्रा गांव के पास में। तो वहीं पे ये वेस्ट जो हमारा प्लास्टिक होता था, वेस्ट प्लास्टिक, इससे हमारा रनिंग ट्रैक बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कैलाश पर्वत द्रोणागिरी पर्वत किस जनजाति के देवता है? कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत, ये सारे जो देवता मिलते हैं हमारे किसके? भूटिया जनजाति के मिलते हैं। भूटिया जनजाति में मैंने एक बात की थी आपको, भूमियाल।
भूमियाल भोटिया के साथ साथ ये हमारे गढ़वाल मंडल में भी प्रचलित हैं, भूमि के देवता माने जाते थे हमारे भूमियाल। इसके साथ साथ आपने देखा था आप माणा में भोटिया रहते तो माता मूर्ति का मंदिर है माणा में, ठीक है। क्षेत्रपाल देवता होता है हमारे किसके, हमारे नहीं, उन्हीं के क्षेत्रपाल देवता होते हैं किसके, भूमि से संबंधित। एक घुरमा होते, घुरमा वर्षा का देवता किसे माना जाता है भोटिया जनजाति में, घुरमा देवता को वर्षा का देवता माना जाता है। सिधवा विधवा खोए हुए पशुओं की रक्षा के लिए कौन सा जाना जाता है भोटिया जनजाति में, तो सिधवा विधवा माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड किस पायदान पर रहा। देश में जो पक्षियों के अभी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उसमें टॉप रैंक जो मिला है वो हमारे उत्तराखंड स्टेट को मिला है पक्षियों के मामले में, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत सारे पक्षी हैं, हमने देखा था आसन बैराज जो वेटलैंड थे हमारे पास, हमारे रशिया से जो सारस आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, हमारे आसन बैराज में आते हैं, ठीक है। सीधा बढ़ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कल्प केदार मंदिर स्थित है। कल्प केदार पांचवा केदार, 5 केदारों में से कल्प केदार एक केदार है जो हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में है, और कल्प केदार कल्पेश्वर के नाम से इसे जाना जाता है। शिव के बालों की यहाँ पे पूजा की जाती है या शिव के जटाओं की यहाँ पे पूजा की जाती है, और एकमात्र केदार है जिससे जहाँ पे क्या वर्ष भर जहाँ पे क्या होती है पूजा होती है, ठीक है। कल्प केदार के नाम से जाना, सॉरी वो कल्पेश्वर है, सॉरी कल्प केदार हमारा, सॉरी जो कल्प केदार आना था, कल्प केदार मंदिर हमारा उत्तरकाशी में होना था, और जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कल्पेश्वर है, वो क्या हमारा कल्पेश्वर, ठीक है। कल्पेश्वर मंदिर है हमारा कहाँ पे, चमोली में, सॉरी वो आना था कल्प केदार कहाँ पे, वहां पर उत्तरकाशी में आना था, ठीक है। बढ़िया अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रवाई मेला कहाँ पे आयोजित होता है। रवाई किसान मेला हमारा कहाँ पे, हमारा रवाई किसान मेला हमारा आयोजित होता है। तो आप लोगों को रवाई किसान मेला आपको पता ही है, हमारा श्रीनगर से जस्ट पहले जब हम इधर की साइड आता मलेथा, जहाँ पे वीरचंद सिंह गढ़वाली कह रहा है, माधो सिंह भंडारी ने जो नहर का निर्माण किया था वहीं पे लगता हमारा रवाई किसान मेला के नाम से, ठीक है। अगर चंबा की बात करूं मैं तो गब्बर सिंह मेला हमारा कहाँ पे लगता है, चंबा में लगता है, ठीक है। देवप्रयाग की बात करूं मैं तो देवप्रयाग समस्त तीर्थों का शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है, तो वहाँ पे आपको याद रखना देवप्रयाग को शास्त्रों में समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया, ठीक है। बढ़िया अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, मणिकर्णिका कुंड कहाँ पे स्थित है। मणिकर्णिका कुंड हमारा कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता ही होगा। मणिकर्णिका घाट की बात आएगी तो उत्तरकाशी में हमारा मणिकर्णिका घाट है। अगर मणिकर्णिका कुंड की बात आएगी तो रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में हमारा वो गर्म कुंड है, जो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो मणिकर्णिका कुंड के नाम से उसे जाना जाता है। बद्रीनाथ के पास देखना तो एक तो हमारा तप्त कुंड है, ठीक है, एक हमारा नारद कुंड है जहाँ से शंकराचार्य जी ने मूर्ति उठा के बद्रीनाथ में स्थापित की थी। एक हमारा उर्वशी कुंड भी कहाँ पे हमारा बद्रीनाथ में। अगर गंगानी कुंड आएगा तो गंगानी कुंड कहाँ पे हमारा गंगोत्री के नीचे पड़ता हमारा गंगानी कुंड, और गंगनाली आएगा तो यमुनोत्री के नीचे हमारा क्या पड़ता है, गंगनाली कुंड पड़ता है, ठीक है। बढ़िया अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, चमोली जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चमोली जनजाति हमारे बोलूं या मैं अपनी खुद की हमारी खुद जिस विधानसभा क्षेत्र से हम आते हैं थराली विधानसभा क्षेत्र, ये क्या हमारी एससी के लिए रिजर्व है। नंदप्रयाग पहले विधानसभा क्षेत्र थी, 2008 में जो 2008 का जो परिसीमन हुआ था इसमें नंदप्रयाग विधानसभा को खत्म कर दिया गया। वर्तमान टाइम में देखा चमोली में 3 ही विधानसभा सीटें हम पे मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हरिद्वार में केंद्रीय भवन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी। हमारा जो केंद्रीय भवन एवं अनुसंधान संस्थान है हरिद्वार यानी रुड़की में स्थित है, कब इसकी स्थापना हुई, तो 1947, जिस वर्ष हम स्वतंत्र हुए थे इसी वर्ष इसकी स्थापना होती है। साथ साथ हरिद्वार में देखना तो केंद्रीय सिंचाई अनुसंधान भी कहाँ पे हमारा, राष्ट्रीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी हमारा कहाँ पे, हरिद्वारी में हमारा IIT 7वां IIT भी कहाँ पे हमारा, तो रुड़की हरिद्वारी में पड़ता हमारा। टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर भी कहाँ पे पड़ता हमारा, तो रुड़की में पड़ता। बिल्डिंग रिसर्च सेंटर तो आपको पता है कहाँ पे हमारा, रुड़की में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पौड़ी में निम्न में से किस जिले की साथ सीमा नहीं बनाता। पौड़ी देखना, पौड़ी एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। टोटल 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। उसमें मैंने अल्मोड़ा देखा था, अल्मोड़ा का बिनसर वाला क्षेत्र देखा था, नैनीताल का मैंने ये वाला क्षेत्र देखा था, रामनगर वाला क्षेत्र किससे मिलता है हमारा, पौड़ी से मिलता है। चमोली का भी मैंने बिनसर वाला क्षेत्र देखा था, नौटी नंदा सेंड वाला सेंड देखा था। टिहरी तो मिलता ही मिलता है, रुद्रप्रयाग भी थोड़ा बहुत पौड़ी से टच होता ही होता है। साथ साथ कितने टोटल जनपद कितने हैं, 7। जो पौड़ी से टच नहीं होता है वो कौन सा नहीं होता है, वो बागेश्वर हमारा पौड़ी से टच नहीं होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसाऊ बांध किस नदी पे? किसाऊ बांध थोड़ा चर्चाओं में रहा था बीच में। किसाऊ बांध जो आता हमारा वो टॉस पे आता, ठीक है, टॉस पे हमारा किसाऊ बांध होगा। इचारी, इचारी डैम भी हमारा किस पे आता, टॉस पे आता है, ठीक है। अगर यमुना पे देखना तो यमुना पे एक परियोजना बड़ी चर्चाओं में रही है, वो रही है ब्यासी। साथ साथ लखवाड़, लखवाड़ बांध भी हमारा कहाँ पे आता है, लखवाड़ बांध भी हमारा यमुना पे आता है, ठीक है। सोंग नदी पे आजकल एक, मालदेवता में आजकल एक डैम बन रहा है, सोंग नदी पे मालदेवता डैम के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में अभी प्रस्ताव निर्माणाधीन है हमारा सोंग बांध के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात कितना है? हमारे राज्य का सर्वाधिक जो लिंगानुपात मिलता है ना हमें, वो मिलता है हमारा अल्मोड़ा में मिलता है 11:39। लिंगानुपात में जो पहला जिला है हमारा कहाँ, अल्मोड़ा। अगर सबसे कम आएगा तो सबसे कम कहाँ पे, हरिद्वार। वैसे शिशु लिंगानुपात पूछेगा ना, तो शिशु लिंगानुपात में भी सबसे टॉप पे हमारा अल्मोड़ा ही है, 922 है, जबकि सबसे कम हमारा पिथौरागढ़ है 820। वैसे राज्य का औसत लिंगानुपात देखो मैं तो 963 मिलता हमारा, राज्य का जो सेक्स रेशियो हमारा 863 मिलता है। अगर मैं शिशु चाइल्ड सेक्स रेशियो देखूं तो कितना मिलता है, 890 मिलता हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो। लिंगानुपात में देखूं तो देश में हमारा 13वां क्रम है, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्न में से कौन सा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ठीक है, मुझे पता है हमारे राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर मेरे को पता है सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर मैं दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करूं, यह मैं कहूं चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में जो फैला है, जिसे अभी ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है, तो वो कौन सा, हमारा पिंडारी ग्लेशियर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर के साथ साथ बगजी बुग्याल को भी 2022 में क्या, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा पढ़ना थोड़ा। क्वेश्चन देखना, निम्न में से किसका प्राचीन नाम शाहजफरपुर था? जो हमारा शाहजफरपुर प्राचीन नाम मिलता है, ये किस क्षेत्र का हमारा शाहजफरपुर प्राचीन नाम मिलता है, तो ये शाहजफरपुर याद रखना, जसपुर का हमारा प्राचीन नाम मिलता है शाहजफरपुर। अगर मैं बात करूं काशीपुर की, तो काशीपुर को किस नाम से जाना जाता है, कोट्टा के नाम से किसे जाना जाता है, काशीपुर को जाना जाता है। रुद्रपुर की देखना तो किलवरी के नाम से हम किसे जानते हैं, रुद्रपुर को किस नाम से जाना जाता है, किलवरी के नाम से हमारा रुद्रपुर को जाना जाता है, ठीक है। सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे, चंपावत जिले की स्थापना कब हुई? चंपावत जिला जो बना था हमारा, ये चंपावत जिला हमारा कब बना था, तो आपको याद होगा हमारा 15 सितंबर 1997 को हमारा चंपावत बना था। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना कि आप पे आया, चंपावत तहसील का गठन कब हुआ, तो वहाँ पर आप याद रखना 1972 को चंपावत तहसील बनी थी, पिथौरागढ़ से हट के। बाद में 1997 में हमारा तीन जिले बने थे हमारे, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। उन्हीं में चंपावत का जो गठन होता है वो कब होता है, 15 सितंबर 1997 को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे स्थित है? पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान हमारा कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना मुंशियारी में हमारा ये स्थित है। इसी मुंशियारी में, जोहार का प्रवेश द्वार जैसे मुंशियारी को कहा जाता है, इसी मुंशियारी में हमारा नैन सिंह रावत क्या हमारा पर्वतारोहण संस्थान है, ठीक है। इसके साथ साथ मुंशियार की राजमा बड़ी फेमस है हम पे, मुंशियार की राजमा, जीआई टैग मिला मुंशियार की राजमा को। है कोई मुंशियारी वाला तो कभी खिलाना यार राजमा, टेस्ट करेंगे मुंशियारी की राजमा। बाकी गढ़वाल की तो हमने खूब राजमा खाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्कंद पुराण में नैनीताल को कहा जाता है। स्कंद पुराण में जो नैनीताल का नाम मिलता है हमें, वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना, त्रिऋषि सरोवर। नैनीताल को किस नाम से जाना जाता है, त्रिऋषि सरोवर। नैनीताल के अगर इतिहास की बात करूं तो 1841 में नैनीताल की खोज सबसे पहले किसने की थी, पी बैरन साहब ने की थी। बाद में यहाँ पे नैना देवी मंदिर बना था मोतीराम शाह द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, जलियांवाला बाग दिवस के दिन मनाए जाने वाला पिथौरागढ़ का थल मेला। थल पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के आसपास, पिथौरागढ़ में पड़ता है। आपने थल में देखना, एक भावना चुफाल है पिथौरागढ़ से, बड़ा अच्छा काम करती है अपना लोग, हम जो कल्चर होता है ना, इसे प्रमोट करने में भावना चुफाल को देखता। थल के आसपास की उनकी लोकेशन रहती है, उसी थल में एक मेला लगता है हमारा, थल मेला लगता है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन लगता है, मतलब सीधा सीधा आपको पता ही है, ठीक है। तो ये मेला कहाँ पे लगता है हमारा, बालेश्वर में लगता है। बेरीनाग देखना, तो बेरीनाग की आपको पता है चाय बड़ी फेमस है, बेरीनाग की चाय, आपने वो गाना भी सुना होगा, बेरीनाग की चाय चाह, बेरीनाग की चाह वाला। तो बेरीनाग में हमारी क्या है, चाय बड़ी फेमस मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर नहीं मिलता?
हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पे हमारे जो मिलते हैं वो कौन सा नहीं मिलता हमारा, तो हल्द्वानी। हल्द्वानी हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग में नहीं मिलता, बल्कि हमारा कहाँ से, लोहाघाट टनकपुर से होते हुए पिथौरागढ़ हमारा किसका राष्ट्रीय अगर कभी राज्य मार्गों पे बात आती है, पहले हमारे 21 राजमार्ग थे, अब एक बढ़ के हमारा कितना हो गया, टोटल 22 राजमार्ग हो गए। इन राजमार्गों पे आपको सबसे पहले याद रखना 909 हमारा जो बद्रीनाथ के लिए जाता 09, और सीधा सीधा 109 किसके लिए करेगा, केदारनाथ के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाएगा वो 109 जाएगा, सॉरी 7 और 107 जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली वर्तमान में किस जनपद में। सुमित्रानंद पंत कौशानी में इनका जन्म हुआ था, 20 मई 1900 को इनका जन्म कौशानी में हुआ था, पंटवाटिका के नाम से यहीं पे जाना जाता है। इनका कहाँ पे, बागेश्वर में, वर्तमान टाइम पे कहाँ पे है, बागेश्वर में इनका माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा पढ़ना। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, देहरादून में स्थित ओएनजीसी को किस वर्ष महारत्न कंपनी का दर्जा हुआ प्राप्त हुआ था। देहरादून में मुझे पता है ओएनजीसी की स्थापना हुई है 1956 में। ओएनजीसी जो तेल उत्पादन में करती, बॉम्बे हाई आपको पता ही होगा, भारत में तेल सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। इसमें जो तेल उत्पादन किया था 1973 से, वो एनजीसी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, स्थापना देखना, तो स्थापना लिख देना 1956 में ओएनजीसी की स्थापना होती है, और 2010 में इसे क्या मिल जाता है, महारत्न का दर्जा कब मिल जाता है, तो 2010 में। यहां पे लिख देना महारत्न। ठीक है, महारत्न। साहसी भाग्यजनों का साथ देता है, इसकी टैगलाइन है ओएनजीसी की, साहसी भाग्यजनों का साथ देता है। साथ साथ देखना 1997 में से किसका दर्जा मिला था, तो नवरत्न का दर्जा कब मिला था, तो 1997 में मिला था ओएनजीसी को। ठीक है, अभी इसी के संदीप पात्रा बने थे इसी के अध्यक्ष, बीच में बड़ी चर्चाओं में थे बीच में। ठीक है, ऊपरी गंग नहर किस बैराज से निकलती है, ऊपरी गंग नहर जो हमारी निकलती है वो हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज, यही भीमगौड़ा बैराज जो गोरखा टाइम पीरियड में दास मंदी के रूप में जाना जाता था, उसी भीमगौड़ा बैराज से। अगर मैं बात करूं तो हमारी जो ऊपरी गंग नहर थी 1842 से बननी शुरू होती है और 1854 में बन के कंप्लीट होती है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, डलहौजी द्वारा किया जाता है। एक नहर और हम पे 1928 में एक नहर बनती है शारदा बैराज, शारदा नहर के नाम से, कहाँ पे, उधम सिंह नगर में। और ठीक है, अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 को देश भर में चयनित 15 हेरिटेज साइटों में से उत्तराखंड के किस शहर का चयन किया गया। अभी देखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे क्या, भारत के टोटल टॉप 75 जो हमारे पैलेस थे उनमें से तो 75 साइटें घोषित की गई थी, उसमें से एक साइट उत्तराखंड भी घोषित की गई थी, और वो साइट हमारी कौन सी थी, तो आपको ऑप्शन डी दिख रहा, काशीपुर। तो काशीपुर हमारी उसमें क्या थी, एक साइट घोषित की, सॉरी काशीपुर नहीं, सॉरी हरिद्वार, हर की पैड़ी वाला क्षेत्र हमारा उसमें घोषित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था, हरिद्वार हर की पैड़ी वाला क्षेत्र बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में नहीं की गई। आपको पता है तकनीकी विश्वविद्यालय यूआईटी कहाँ पे, देहरादून में, 2005 का हमारा यूआईटी है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी हमारा देहरादून में है, जबकि संस्कृत विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पे है, हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय जो पड़ता हमारा हरिद्वार में पड़ता है, 2005 के आसपास का ये स्थापित है। चिकित्सा विश्वविद्यालय देहरादून में है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय आपको पता है राजपुर रोड और पे हमारा। ठीक है, तकनीकी आपको यूटीयू पता है, दून यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, डीएवी कॉलेज डीबीएस आप जानते हैं, ग्राफिक एरा भी कहाँ पे हमारा देहरादूनी में पड़ता है। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, टिहरी राज्य के शासक सुदर्शन शाह के राजशय में रहने वाले विद्वान कुमुदानंद बहुगुणा की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। कुमुदानंद बहुगुणा ने जो रचना लिखी थी उनकी रचना मिलती सुदर्शनोदय के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये कुमुदानंद बहुगुणा को जाना जाता है। सुदर्शन शाह के दरबार में आपने देखा था हरिदत्त शास्त्री, एक क्या था हमारा, एक उनके दरबार में रहता था हरिदत्त शास्त्री के नाम से एक विद्वान था, जिन्होंने उन्हें क्या धर्माध्यक्ष बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड विद्या भवन नामक पुस्तकालय और संग्रहालय खोला। उत्तराखंड विद्या भवन के नाम से जो पुस्तकालय और संग्रहालय खोला है वो किसने, हमारे शिव प्रसाद डबरा, चाणक्य, चारण के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हीं के निवास स्थान को अब क्या उत्तराखंड विद्या भवन के नाम से। अगर आप पीताम्बर दत्त बटवाल के साथ जाओगे तो पीताम्बर दत्त बटवाल के नाम पे हमारी राज्य भाषा एकेडमी जो उत्तराखंड भाषा संस्थान का नाम है वो किसके नाम पे पड़ा है, पीताम्बर दत्त बटवाल के नाम पे पड़ा। उमा शंकर सतीश रुद्रप्रयाग के निवासी है, लिंग्विस्ट स्टडी ऑफ जौनसार के नाम से इनकी रचना मिलती। राजेंद्र धस्माना जंकजोड़ नामक रचना किसकी है, अर्धग्रामेश्वर, जंकजोड़, इस सब के राजेंद्र धस्माना की रचना मिलती है।
अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड राज्य के कौन से जनपदों का समूह भूकंप स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील क्षेत्र है? ठीक है, उत्तराखंड का जो सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील जो क्षेत्र हम पे मिलता है वो बताना था मेरे को कौन सा मिलता है। तो आपको पता है अल्मोड़ा और नैनीताल। अल्मोड़ा और अल्मोड़ा 5 में पड़ता है, अल्मोड़ा का कुछ क्षेत्र, नैनीताल का भी कुछ 5 कुछ 4 में पड़ता है। देहरादून और उत्तरकाशी, देहरादून तो 4 में पड़ता है जबकि उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र 5 में कुछ क्षेत्र 4 में पड़ता है। ठीक है, चमोली और बागेश्वर दोनों के दोनों हमारे क्या पर्वतीय जिले हैं, उच्च जो वृद्ध हिमालय का विस्तार भी पाया जाता है वो ज़्यादातर चमोली और कहाँ पे बागेश्वर में पाया जाता है, और यही क्षेत्र हमारे क्या भूकंप के क्षेत्र से जोन 5 में आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा एवं उपभाषा अपनाने की प्रक्रिया मिलती है? भारतीय संविधान के किस में राज्य की भाषा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो आपको पता है 345 में। 343 में क्या हिंदी देश की राजभाषा होगी, उसकी लिपि देवनागरी मिलती है। 344 में हमारा राजभाषा आयोग है। 345 में हमारा क्या राज्य की राजभाषा है। ठीक है, सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा समस्पष्टि आवश्यक है। तो हमें बताना था इनमें किस किस के, पहला ऑप्शन देखना संविधान के संघीय प्रावधान के लिए, ऑप्शन बी देखना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए, ऑप्शन सी आना संविधान में संशोधन प्रक्रिया के लिए, और ऑप्शन डी देखना, ऑप्शन 4 देखना क्या नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा मार्गों के निर्धारण के लिए हमें किस किस में देखना। तो आपको पता ही है जो संविधान के अनुसार किसमें हमारा राज्य विधानमंडलों का होना आवश्यक है। तो आपको एक चीज तो पता, संविधान की संज्ञा प्रावधान में ऑप्शन ए तो हमारा आएगा ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ साथ आपने देखा संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी हमारा क्या होता राज्यों का आना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या कह रहा है, संविधान में संशोधन प्रक्रिया में भी हमारा क्या उसका राज्यों का आना सही है, जबकि ऑप्शन डी में हमारा बिल्कुल नहीं आना था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या था बिल्कुल सही था। ठीक है, बढ़िए सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे क्या कहता, दल बदल विधेयक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह तिथि कौन थी? राजीव गांधी हमारे उस टाइम क्या थे प्रधानमंत्री थे। कब? 15 फरवरी 1985 को दल बदल विधेयक आया था। 52वां नंबर का कहते संशोधन अधिनियम था दल बदल विधेयक। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िए अगले क्वेश्चन पे क्या कहता, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम बदल कर कब राज्यपाल कर दिया गया? जम्मू कश्मीर का जो सदर रियासत था इसका नाम बदल के कब पहले सदर रियासत के नाम से जाना जाता, 1965 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया राज्यपाल कर दिया गया। वर्तमान टाइम पे अब यहाँ राज्यपाल नहीं कहते हम जम्मू कश्मीर का, अब यहाँ पे उपराज्यपाल कहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्या है उपराज्यपाल होते हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम बना था जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया था अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई थी वह अधिनियम कौन सा था? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना देखना तो 1926 में हुई थी। तो वह अधिनियम हमारा कौन सा था? तो आपको पता ही है हमारा अधिनियम कौन सा आएगा 1919 का अधिनियम, जिसने प्रांतों को स्वायत्ता दी थी, जिसने महिला को वोटिंग का अधिकार दिया था, जिसकी जांच करने के लिए हमारा साइमन कमीशन आया था, यही 1919 का अधिनियम था जिसके तहत 1926 में स्थापना होती है ली आयोग की सिफारिश में। बाद में 1935 में इसमें क्या संघ नाम जुड़ जाता है। ठीक है, अभी यूपीएससी यही हमारा क्या है मेन जो आईएससी हमारी सबसे बड़ी अखिल भारतीय सेवाओं की एग्जाम कराता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था मतलब जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है, जो हमारी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आपको पता ही हमारी संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है? आपको पता है लोकसभा सचिवालय हमारा संवैधानिक होता है। आपको पता है राज्य का वित्त आयोग हमारा संवैधानिक है। केंद्र का वित्त आयोग आपको पता है आर्टिकल 280 केंद्र वित्त आयोग है। 243 आए हमारा क्या राज्य वित्त आयोग है। मानवाधिकार आयोग हम क्या एक एक्ट के थ्रू लाए थे 1993 में, यह हमारा क्या संवैधानिक निकता। जबकि लोकसभा सचिवालय तो आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है, ये भी हमारे क्या संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की जो स्थापना का सुझाव दिया था वो हमारा प्रथम प्रशासनिक आयोग बना था। प्रथम प्रशासनिक आयोग बना था हमारा मोरारजी भाई देसाई की अध्यक्षता में। इसी ने भारत में क्या किया था,
भारत में दिया था, लोकपाल का सुझाव दिया था। अगर आपको सरकारीय आयोग देखना तो 1983 में बना था, 1990 में इसने रिपोर्ट दी थी। अंतर्राज्यीय परिषदें जो बनी वो एक केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध के लिए हमारा कौन सा सरकारीय आयोग बने थे, बाद में अंतर्राज्यीय परिषद है। आर्टिकल 262 का उल्लेख किसके द्वारा किया गया गठन, तो सरकारीय आयोग। विधि आयोग देखना तो हर साल हमारा विधि आयोग था, अभी हमारे नए विधि आयोग बने हैं। 23वें विधि आयोग कौन 21वें चौहान जी थे, 22वें ऋतुराज अवस्थी हमारे क्या 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में हमारा मानवाधिकार आयोग बना था। मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और जो हमारे सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति में हमारा किसका हाथ नहीं होता है, तो आपने देखा लोकसभा अध्यक्ष इनमें इंटरफेयर करेगा ही करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। साथ साथ आपने देखा विपक्ष का नेता से भी पूछा जाता है और राज्यसभा में विपक्ष का नेता से भी पूछा जाता है, जबकि हमारा राज्यसभा का सभापति होता है ना जो उपराष्ट्रपति, इससे इसमें कोई सलाह नहीं ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। भारत में वित्त आयोग देखना तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया, गठन की बात की गई। अभी हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। 15वां वित्त आयोग जो चलेगा हमारा 21 से 26 तक चलेगा। वित्त आयोग देखना तो आयकर का जो विभाजन भी करेगा, केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों का बंटवारा करता वो वित्त आयोग करता, उत्पाद शुल्क का भी विभाजन करता है, सहायतार्थ अनुदान का भी निर्धारण करता है। जो नहीं करता तो वो व्यापार कर का विभाजन नहीं करता। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, सीधा अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में जो सर्वाधिक परिवर्तन होता है वो हमारा कहाँ पे, आपको पता है जैव विविधता क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो भूमध्य रेखा के आसपास जो सर्वाधिक क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में भूमध्य रेखा के ओर जाने पे हमारी क्या जैव विविधता बढ़ती है। हमारे इस क्षेत्र में जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में होती है इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत में जैव विविधता के क्षेत्र में देखा मैंने 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र देखा था, जिसमें मैंने पश्चिमी घाट देखा था, पूर्वी हिमालय रेंज देखी थी, मैंने सुंदरबन का डेल्टा देखा था और सुंडा आइलैंड वाला क्षेत्र देखा था। भारत में टोटल कितना हॉट स्पॉट है, तो 4 हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए पे आ जाना, कोटेजना प्रोटोकॉल, ये बायोसेफ्टी के लिए था, पक्षियों के संरक्षण के लिए था, या पक्षियों के संरक्षण के लिए हमारा कोटेजना प्रोटोकॉल था। स्कॉटहोर्न सम्मेलन हमारा किसके लिए था, अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए हमारा स्कॉटहोर्न सम्मेलन था, 1972 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से था 1987, मॉन्ट्रियल कहाँ पे, कनाडा में हुआ था, 1989 से लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल देखना तो 1997 में हुआ है, किसके लिए था, हमारा CFC के लिए था, ना कि जल संरक्षण के लिए था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए हमारा क्या था, हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है, सीधा सीधा अगला देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता और इसी का दूसरा नाम मिलता हमारा, वो किसके, छाता विधान के नाम से इसे जाना जाता। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था, राष्ट्रीय पर्यावरण जो हमारा मिलता है किस नाम से जाना जाता है, छाता विधान के नाम से। फटक से देखना, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, क्या कहता है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादकों को ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा इको मार्क कब दिया गया। जो इको मार्क था हमारा वो 1991 में दिया गया। जो पर्यावरण के अनुकूल हमारे होते हैं ना, इन्हें इको मार्क देखा। एक आपने एग मार्क सुना होगा, एग मार्क, भारत में जो एग मार्क एक्ट था, एग मार्क एक्ट भारत में कब का है, तो 1937 में हमारा एग मार्क दिया जाता, और 1999-2000 से हमारा सोने के आभूषणों पे हॉल मार्क दिया जाता है। सोने की शुद्धता देखते हैं ना हम, किसमें देखते हैं, हॉल मार्क। अगर किसी वस्तु की हमने अगर देखना कि कोई वस्तु अच्छा है तो वहाँ पे हम क्या देते हैं, ISI मार्क्स देखते हैं। किसी वस्तु की क्वालिटी देखनी हमने तो वहाँ पे क्या, ISI मार्क देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस हमारी जो स्टील बनती है इसमें हमें बताना था किस किस धातु का हमारा प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील को बनाने में। तो आपको पता ही होगा हमारा सबसे पहले हमारा क्या क्या होता है, ऑप्शन बी ए दिख रहा, क्रोमियम और निकिल की सहायता से हमारा क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, अगर आता पीतल, पीतल हमारा किसके संयोग से बनता है, पीतल। अगर पीतल आएगा तो एक तो आता पीतल किसका, तांबा और जस्ता के संयोग से हमारा क्या बनता है, पीतल बनता है। आप नहीं आ रहा तो आपको एक ट्रिक याद रखना, पिताजी, पिताजी से याद रखना, पीतल किससे, तांबा और जस्ता के संयोग से बनता है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन हमारा किसका सूचक होता है, हमारा जो लाइकेन होता है हमारे वायु प्रदूषण का जो सबसे अच्छा सूचक माना जाता है, वो कौन माना जाता है, लाइकेन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। सीधे सीधे पढ़ना, बेसिक क्वेश्चन थे ये। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे है? भारतीय हीरा संस्थान हमारा कहाँ पे, सूरत में है। बिल्कुल बेसिक था, फटक से देखना। सीधा अगला, बाकी संस्थान तो बहुत करार के मैंने। लुनोज जो हमारा पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है, ये किस राज्य में स्थित है? लुनोज, आपको पता है हमारा एक लुनोज, जो हमारा लुनोज क्षेत्र आता है, ये गुजरात के अंकलेश्वर के पास पड़ता है हमारा, क्या लुनोज हमारे यहाँ पे पड़ता है। अगर असम की बात करूँ मैं, असम में हमारा कौन सा है, डिगबोई है। अगर बम्बई हाई की बात करूँ तो मुंबई महाराष्ट्र के पास पड़ता है बम्बई हाई। 1973 में पहली बार ओएनजीसी द्वारा यहीं पे क्या तेल का कुआं खोदा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध बड़ी चर्चाओं में था, मेधा पाटेकर ने इसका खूब विरोध किया था। सरदार सरोवर बांध जो पड़ता हमारा, ये नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही है। तलैया बांध हमारा कोनार नदी ना होकर किस पे था, बराकर नदी पे था, बराकर नदी। बाकी गांधी सागर हमारा चंबल पे पड़ता, नागार्जुन सागर हमारा कृष्णा नदी पे पड़ता। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल गलत था। ठीक है, बढ़िया सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? जो बांग्लादेश की हमारी सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमा से लगे है, आपको एक दिख रहा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से जो बांग्लादेश से घुरा है, तो इसी का नाम त्रिपुरा पड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हमारे किससे लगे हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। ठीक है, सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना था हमारा कौन सी सुमेलित नहीं है। पहले देखना ब्राजील की धारा, ब्राजील इधर की साइड पड़ता, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर में हमारा ब्राजील पड़ता, तो दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा हमारे ब्राजील पड़ता है। ठीक है, हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा के नाम से इसे जाना जाता है। हम्बोल्ट इधर की साइड, ब्राजील के ठीक इधर की साइड पेरू पड़ता है। पेरू हमारा कहाँ पे, उत्तरी प्रशांत महासागर में ना होकर किस में था, दक्षिण प्रशांत महासागर में था। अगर गल्फ स्ट्रीम देखना तो गर्म जलधारा हमारे गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम और लेबाडोर मिलते हैं हमारे न्यू कहाँ पे, ग्रैंडलैंड पे, जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, मच्छी उत्पादन क्षेत्र है। तो ये कहाँ पे, उत्तर, ये ठीक कनाडा के इधर की साइड, मतलब हमारा कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में था। अगुल्हास आपको पता है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है अगुल्हास। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल गलत था, हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य मैंने युद्ध कहता है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, किस संधि के तहत कह रहा, किस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को जो उनके थे मद्रास लौटा दिया? तो आपको लास सेपाल की संधि दिखती है 1749 की। इसी लास सेपाल की संधि के बाद फ्रांसीसी क्या कर देते, अंग्रेजों को उनका क्या मद्रास लौटा देते हैं। ठीक है, बाद में वॉन्डिवॉस का युद्ध होता है, जिसके बाद फ्रांसीसी की सत्ता यहाँ से क्या हो जाती है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बीजापुर पहले देखना तो गोवा पहले बीजापुर शासकों के अधीन रहा था, बाद में पुर्तगाली आते हैं और पुर्तगालियों का एक गवर्नर आता अलबुर्क। अलबुर्क क्या कर देता, इस गोवा को 1510 में बीजापुर के शासकों से छीन कर किसे, पुर्तगालियों के दमन रहे। बाद में 1961 तक गोवा किसके अधीन रहता, पुर्तगालियों के अधीन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच हुए पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? हमने देखा था 1665 में औरंगजेब का सेनापति रहता जय सिंह, और हमारा नीचे मराठा राज्य उभर रहा था उस टाइम। मराठे राज्य के वहाँ पे कौन रहता, हमारा शिवाजी रहते हैं। तो शिवाजी और जो इनके बीच जो हमारा शिवाजी और पुरंदर की संधि हुई थी, वो किसके कारण हुई थी? तो शिवाजी और बीजापुर का जो हमारा सुल्तान के मध्य कलह के बीज बोने के लिए क्या, इन दोनों के बीच संधि होती है। बाद में शिवाजी को यहाँ पे मुगल दरबार में ले जाते हैं, जहाँ पे औरंगजेब इसे क्या बंदी बना देता है। बाद में शिवाजी भागने में कामयाब होता है और 1874 में ये क्या कर लेते हैं, अपना राज्य अभिषेक कर लेते हैं। सॉरी 1774 में, 1800 नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जो प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम था वो कब का हमारा पारित किया गया? तो आपको याद रखना 1926 में भारत का प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटैक
एक अंटाक था, अंटाक कब का था? 1920 का था, लाला लाजपत राय था। एक अटैक था 47 में, वो किसका था? हमारा सरदार पटेल द्वारा अटैक की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन अब अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न घटनाओं पर विचार कीजिएगा। हमें बताना था कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई। पहला आपको दिख रहा स्वराज पार्टी की स्थापना, तो 1923 में हमारी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता 1919 का था। आपको दिख रहा मुस्लिम लीग, और चौथा क्या? चौरा चौरी घटना। चौरा चौरी घटना हमारी 1922 की थी, जबकि मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हमारा समझौता 1915 का था। तो हमें बताना था हमारा जो सही आंसर था, वो सही आंसर हमारा क्या आना था? सबसे पहला आपको पता है 1915 में मुस्लिम लीग और किसके बीच समझौता हुआ था। तो तीसरा वाला हमारा पहला पे आना था, तो ऑप्शन बी और सी हमारा सही था। फिर दूसरा जलियांवाला बाग 1919 में था। फिर हमारा क्या आना था? चौरा चौरी कांड। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था, 85 का ऑप्शन सी जाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है? निम्नलिखित के कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। हमें बताना था किसका कालक्रम कब आता है। ठीक है, 86 में सबसे पहले देखना तुलसीदास जी हमारे हैं। तुलसीदास के बाद जो हमारे आते हैं वो कौन? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। सबसे पहले तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, मतलब 1500 के आसपास थे। राजा राम मोहन राय मैंने देखा था 1828 के आसपास इन्होंने किया था। स्वामी विवेकानंद 1900 के आसपास थे, जबकि दयानंद सरस्वती 1875 के आसपास थे। तो मैंने इनका क्रम बताना था, तो इनका जो क्रम बनना था वो क्रम क्या आना था? पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही बनना था। ठीक है, सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा? जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में रैंकिंग कौन से? जो जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की अभी वर्तमान टाइम पे देखो, तो जीडीपी के आधार पर हम कैसे पे? 5वां नंबर पे। परचेसिंग के मामले में हम किस पे, कितने पे है? पर कैपिटा हम परचेसिंग के मामले में हम 3rd रैंक पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? एसडीआई में भारत का रैंक कौन सा है? एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 से शुरू हुआ था। किसने? महबूब उल हक ने दिया था। एसडीआई रैंक जो जारी करता है यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। और इस बार 2022 में जो भारत को रैंक मिली है 132वीं। इससे पहले जो रैंक थी 131वीं रैंक थी, एक बढ़ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर सिस्टम को जो प्रोग्राम हमारे नियंत्रित करते हैं, इन प्रोग्रामों को किस नाम से जाना जाता है? तो सीधा सीधा आपको याद रखना किस नाम से? सॉफ्टवेयर के नाम से इन्हें जाना जाता है। बेसिक सता समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं, तो बढ़िया सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है? सीपीयू को किस नाम से और जाना जाता है? सीपीयू को आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी हम सीपीयू को जानते हैं। साथ साथ आपको प्रोसेसर के नाम से भी हम किसे जानते हैं? सीपीयू को जानते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या था? बिल्कुल सही आना था। सीपीयू को हम तीनों नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़िया सीधा सीधा अगला क्वेश्चन पे, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 16 होगा? मुझे पता है अंग्रेजी में देखना, तो बाएं से 10वां। ठीक है, बाएं से 10वां के दाएं, बाएं से 10वें के दाएं, यानी 10 से 16वां। तो 16वें नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आना था? तो आपको सीधा पता है हमारा 16वें नंबर पे कौन सा आना था? हमारा पी। ऑप्शन बिल्कुल सही था। 10वें, बाएं से 10वां मतलब इधर से 10वां के दाएं, मतलब इधर ही को दाएं चला, तो टोटल 16वां नंबर आना था। 16वां नंबर पे हम पे पी आता। बेसिक सा था, सबको हो गया होगा। ठीक है, आज थोड़ा बेसिक सा था, तभी तो आज इतने गए। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। 10 व्यक्ति टोटल भाग लेते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो टोटल कितने बार हाथ मिलाए? तो हैंडशेक, आपको हैंडशेक का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 n-1। n क्या आती है हम पे? टोटल नंबर था n। n कितना हम पे? टोटल 10 लोगों ने भाग लिया, 10 10 -1। ठीक है, 10 -1 10/2 मतलब 5, और 10 में से एक गया तो 9, 5 45। तो टोटल कितने लोगों ने हाथ मिलाया था? 45 लोगों ने हाथ मिलाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा देखना क्या कहता है? एक पंक्ति में 50 पेड़ बराबर दूरी पर लगाए गए हैं। ठीक है, पहले और 31वें पेड़ के बीच दूरी कितनी है? तो हमें पहला और 31वें पेड़ के बीच जो दूरी मिलती है वो 60 मीटर मिलती है। पहला और 31वें के बीच जो दूरी है वो 60 मीटर है। तो अगला क्या कह रहा है? तीसरे और 20वें के बीच जो दूरी आएगी, पहले तीसरे और 20वें मतलब 17 और 17, एक दोनों के बीच दूरी कितना है? पहले से 31वें मतलब टोटल 30 पेड़ पड़ेंगे और 30 पेड़ों के बीच 60 दूरी होगी, तो बराबर एक पेड़ के बराबर 2 की दूरी होगी। वैसे हमने देखा ना था तीसरे और 20वें, 3 से 20 के बीच हमारे कितने पड़ेंगे? 17 पड़ेंगे, और 17 × 2 = 34।
तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, 93 का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। 34वां हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा जो बनना था वो 34 मीटर आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक अष्टभुज में अधिक से अधिक कितने विकर्ण हो सकते हैं। अगर आपने रट रखा अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर नी भी रटा होगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता हमारा n/3 n-2 के नाम से। ठीक है, n/2 n-2 सॉरी n/2 n-3। ठीक है, अब देखना n/2 n-3 के फॉर्मूला होगा हमारा किसका, डायगोनल का। एक किसी भी विकर्ण में हमारे डायगोनल कितने होंगे, तो n/2 n-3। ठीक है, n हमारा टोटल नंबर होगा। यहाँ पे पूछ रहा अष्टभुज, अष्टभुज मतलब टोटल नंबर कितना, 8, 8/2। ठीक है, -8 -3 तो कितना था, 8/2 मतलब सीधा सा 4, और 8 में से 3 गया तो 5, तो 4 पंजे 20। डायगोनल का फॉर्मूला याद रख लेना, n/2 n-3, ये याद रखना, हैंड शेक का रखना, n/2 n-1। दोनों फॉर्मूले मिलते जुलते हैं तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने के बैठे तो जीरो अंक कितनी बार लिखोगे। अगर आप 1 से लिख रहे हैं तो 0 अंक आप कितनी बार लिखते हो, वो चीज बताना था हमें। सबसे पहले आप 0 देखना, तो कहां पे लिखोगे, सबसे पहली बार आप 0 का कहां पे इस्तेमाल करोगे, तो वो चीज याद रखना, जो 0 का आप 10, एक तो आप 10 में लिखोगे, एक आप 20 में लिखोगे, एक आप 30 में लिखोगे। इसके साथ साथ आप कहां कहां पे लिखोगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो देखना कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 100 में हम कितनी बार 0 लिखते हैं, तो 100 में हम 2 बार 0 लिखते हैं। 9 और 2 11, टोटल कितनी बार होना था, 11 बार हम 0 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, y का परिचय देते हुए x ने कहा, y का परिचय देते हुए x ने कहा, कोई y है तो x ने कहा वह मेरे पिता, x है, x का पिता कोई रहा होगा, वह मेरे पिता के पिता, x का दादा था, पिता की पोती, पोती मतलब इसके पापा, इसकी बहन होगी, का पति है। ठीक है, तो वो बता रहा x का उससे संबंध क्या होगा, तो x का जो उससे संबंध निकालना था वो क्या निकालना था, ब्रदर इन लॉ, यानी सीधा सीधा साला उसका संबंध निकालना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आज रविवार है तो 120 हफ्ते के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि आज रविवार है तो 120 हफ्ते के बाद भी आज कौन सा दिन रहेगा, तो वही तो दिन रहेगा ना। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद भी कौन से दिन, वही दिन आएगा। 2 हफ्ते बाद भी वही दिन आएगा, 3 हफ्ते बाद भी वही दिन आएगा, 4 हफ्ते बाद भी वही दिन आएगा। अगर जिसने 120 से भाग दे दिया तो वो गलत ट्रिक थे। अगर 120 हफ्ते पूछ रहे हैं यहाँ पर, 120 दिन आता तब आप देते भाग, जो दिन आना था वो संडे ही आना था। अगर क्वेश्चन इस भाषा में आता 120 दिन बाद कौन सा आता, तो आपको 107 से भाग देते, तो 120 में तो आपको कितना, 7 14 बचा 6 60 60 8 56, तो 4 दिन बच रहे थे, तो 4 दिन आप सीधे सीधे जाते, बृहस्पतिवार आता अगर दिन में आता तो। ठीक है, अगर यहाँ हफ्ते में पूछा तो हफ्ते बाद तो वही दिन आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता, मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय होगा। आपको पता ही है, जब हम देखते हैं ना घड़ी, मिनट की सुई, तो 5 मिनट जाने में कितना डिग्री का कोण बना लेती है, 30 डिग्री का कोण बना लेती है, यानी 1 मिनट जाने में 6 डिग्री का कोण बना लेती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 35 मिनट मतलब 35, तो 60 और 35 95 मिनट, 95 मिनट में टोटल कितना का कोण बनाएगी। ठीक है, तो आपने देखना 9 पंजे 6 पंजे 30 और 9 6 के 54 और 3 57, तो 570 डिग्री का हमारा क्या बनना था, कोण बनना था। ठीक है, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, एक निश्चित भाषा कूट में 329 का अर्थ गॉड इज लव और 927 का अर्थ लव इज ब्यूटीफुल है, तो तब गॉड का अर्थ क्या होगा। ठीक है, लव इज कॉमन है, लव इज कॉमन है। ठीक है, 2 और 9 कॉमन है, 2 और 9 दोनों में कॉमन है, तो यहां पे क्या बच रहा है,
3 बच रहा है, तो गॉड के लिए किसका इस्तेमाल होना था? 3 का इस्तेमाल होना था, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, मैंने तुलना कर दी दोनों का तो सही था, ठीक है। गॉड के लिए जो इस्तेमाल होना था वो किसका होना था? 3 का इस्तेमाल होना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम पे चित्र दिख रहा, त्रिभुज दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कोई त्रिभुज बैठा है, यहाँ पे कितने त्रिभुज कितने काट रहे? 1 2 3, इधर से भी कितने? 1 2 3, 3 3 हो रहे हैं ना, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता 3 का क्यूब। दोनों साइड से 3 3 त्रिभुज बन रहे हैं, हम पे 3 3 विकर्ण आ रहे हैं, एक ही से आ रहे 3 3 विकर्ण, तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना? तो 27। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। तो ये था दोस्तों हमारा सॉल्यूशन, सैटरडे का सॉल्यूशन 92 का। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासों में जुड़िएगा, ठीक है। ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट में जुड़ना चाहता है तो उनका भी स्वागत है, साथ साथ जो बैच में जुड़ना चाहता है फाउंडेशन बैच में, वो जुड़ सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।